कितने आदमी थे, तेरा क्या होगा कालिया। वो दो और तुम तीन फिर भी वापस आ गए। ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं गब्बर सिंह के डायलॉग क्यों बोल रही हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल। और आज मैं गब्बर सिंह के डायलॉग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो आइकॉनिक विलेनियस कैरेक्टर गब्बर सिंह के बारे में ही है। गब्बर सिंह का नाम लेते ही अमजद खान का चेहरा आंखों के सामने आ ही जाता है। पर वो करेक्टर ही ऐसा था फिल्म शोले के। वैसे तो हर किरदार को कोई नहीं भुलाया, अविस्मरणीय है। हर एक किरदार का रोल अपने आप में कमाल का लिखा गया था। लेकिन गब्बर सिंह का कैरेक्टर जिस तरह से लिखा गया था, मुझे लगता है कि फिल्म के इतिहास में न आज तक ऐसा कोई विलेनियस कैरेक्टर हुआ है ना होगा। अरे बच्चे, बूढ़े और जवान, हर एक को गब्बर सिंह की एक एक डायलॉग जबानी याद है। वो दो थे और तुम तीन फिर भी वापस आ गए। खुद ही सोचिए, शोले फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और आज हम 2023 में बैठे हैं, यानी कि 48 इयर्स हो चुके हैं इस फिल्म को रिलीज हुए। लेकिन आज भी गब्बर सिंह का नाम लेते ही उनके डायलॉग जबान पर आ ही जाते हैं। तेरा क्या होगा कालिया। सलीम जावेद की कलम ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया था, एक ऐसा किरदार रचा था और ऐसे डायलॉग लिखे थे कि बस एक हिस्ट्री सी बन गई थी। फिल्मी इतिहास में ऐसा विलन कभी आया ही नहीं। इससे पहले जितनी भी फिल्में बनाई गई थी उसमें डाकू का जो किरदार होता था, आपको याद है, धोती कुर्ता, बड़ी सी बंदूक, कमर में एक गमछा बांधा हुआ। लेकिन इस फिल्म में डाकू का गेटअप भी चेंज कर दिया गया था। बड़े हुए बाल, गंदी सी दाढ़ी, दांत भी गंदे, खैनी चबाता हुआ एक इस तरह का किरदार था जिसको देख के ही किसी को अच्छी सी फीलिंग नहीं होती थी। रमेश सिप्पी साहब का डायरेक्शन भी कमाल का था। क्या फिल्म बनाई थी, क्या किरदार गढ़े थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्म शोले के बाद अमजद खान ने सलीम जावेद के साथ कभी काम नहीं किया? क्यों हुआ ऐसा, आप सोच रहे होंगे। सलीम जावेद की कलम ने क्या किरदार लिखा था, क्या डायलॉग दिए थे अमजद खान को, किस तरह से उनके करेक्टर को गढ़ा गया था रमेश सिप्पी साहब ने, किस तरह से उसकी कल्पना की होगी। और गब्बर सिंह के करेक्टर को अमजद खान ने इस तरह से पर्दे पर जीवंत किया था कि कोई उसे भूल ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं किया अमजद खान साहब ने कभी सलीम जावेद के साथ काम। भाई यही तो आज का किस्सा है, चलिए बताती हूँ। फिल्म शोले की जब स्क्रिप्ट पे काम हो रहा था तो इसकी कास्ट फाइनल की जा रही थी और गब्बर सिंह का किरदार जिस तरह से लिखा गया था उसके लिए रमेश सिप्पी साहब ने डैनी डेंगजोप्पा को साइन किया था। लेकिन फिल्म की शूटिंग होने वाली थी बेंगलोर में और डैनी डेंगजोप्पा साहब उस वक्त धर्मात्मा फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, जिसकी शूटिंग मुंबई में होने वाली थी, जो उस वक्त बॉम्बे कहलाता था। तो उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की और कहा कि मैं इस किरदार को नहीं कर पाऊंगा। किरदार इतना सशक्त था कि संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन भी इस रोल को प्ले करना चाहते थे। उन्होंने रमेश सिप्पी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज ये किरदार हमें प्ले करने दीजिए। लेकिन रमेश सिप्पी साहब किसी और को ही चाहते थे। उनके दिमाग में इस रोल की जो कल्पना थी उसमें अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार फिट नहीं हो पा रहे थे। वो परेशान थे, तलाश जारी थी किसी एक्टर की। सलीम जावेद ने एक नाम सुझाया, अमजद खान का। अमजद खान इस फिल्म में इंट्रोड्यूसिंग थे, यानी कि पहली बार पर्दे पर आए थे। वो पुराने चरित्र अभिनेता जयंत के पुत्र थे। जावेद अख्तर साहब ने दिल्ली में एक प्ले देखा था जिसका नाम था ए वतन के लोगों, और उसमें उन्होंने अमजद खान को देखा था और उनकी अभिनय क्षमता से वो काफी प्रभावित हुए थे। उन्हें लगा था कि किसी फिल्म में इस एक्टर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये कमाल कर सकता है। तो जब गब्बर सिंह के किरदार की बारी आई तो उन्होंने अमजद खान का नाम सुझाया। सलीम खान जयंत साहब को जानते थे जो अमजद खान के पिता थे, तो कहने लगे कि इसमें कौन सी बात है, मैं जयंत साहब के घर जाकर उनसे बात कर लेता हूँ, उन्हीं का तो बेटा है।
जावेद अख्तर को लेकर वो जैन साहब के घर गए और उनसे बात की कि एक फिल्म प्लान की जा रही है जिसका नाम है शोले। रमेश तिप्पी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और उसमें एक विलेनियस कैरेक्टर है, बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है और आपका बेटा अमजद अगर इस कैरेक्टर को प्ले करेगा तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये उसकी ज़िंदगी का बेस्ट रोल होगा। बाकी उसका टैलेंट और किस्मत है। तो आप अमजद से कहिए कि वो जाकर रमेश सिप्पी से मिल लें। अमजद खान साहब ने जब इसके बारे में सुना तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उस वक्त तक वो के आसिफ के असिस्टेंट डायरेक्टर थे और फिल्मों में काम करना तो चाहते थे, लेकिन छोटी मोटी एक आध भूमिका मिली थी, कोई भी ऐसा रोल नहीं मिला था जिसमें उनको नोटिस किया जा सके। करीब करीब एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह ही उन्होंने एक दो फिल्में की थी। वो अगले दिन ही रमेश तिप्पी साहब से मिलने पहुंच गए। रमेश तिप्पी साहब ने जब उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि भाई लड़के में दम तो है, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ नहीं की। उन्होंने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया, उनके बाल बढ़ाए गए, चेहरे पर दाढ़ी उगाई गई, दांतों पे काला पेंट करके उनको गंदा सा लुक दिया गया और उसके बाद उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया। अमजद खान ने ये टेस्ट पहली बार में ही पास कर लिया। उन्हें बेंगलोर पहुंचने के लिए कहा गया जहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही थी। रामगढ़ का सेट लगाया गया था बेंगलोर के पास। अमजद खान जी लोकेशन पर पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर वो घबरा गए क्योंकि वो बिल्कुल नए कलाकार थे और वहां पर सारे सीनियर कलाकार मौजूद थे, जैसे कि संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया भादुरी, A.K. हंगल। तो इन सबको देख के किसी भी नए कलाकार के लिए नर्वस हो जाना लाजमी था। उनको जब पहला डायलॉग दिया गया वो था कितने आदमी थे, उसे बोलने में 40 रीटेक दिए उन्होंने और 2 दिन का समय लगा। अब सेट पर बात होने लगी कि ये किसको ले आए हैं, ये लड़का इस रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएगा ये इस कैरेक्टर को। खैर रमेश तिप्पी साहब लेकिन कन्विंस्ड हो चुके थे कि अमजद इस रोल को कर सकते हैं। उन्होंने अमजद को थोड़ा सा ब्रेक दिया और कहा कि कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर कर लीजिए, तब तक हम बाकी किरदारों की शूटिंग शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम उन्हें दिया। अमजद अपने कैरेक्टर में जाने के लिए लगातार अपने कॉस्ट्यूम में ही रहते थे और प्रैक्टिस करते रहते थे। 2-3 दिन के बाद वो तैयार होकर सेट पर आए और उसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग शुरू की। इस बार वो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन के साथ आए थे और काफ़ी अच्छी तरह से काम भी कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि जो गब्बर सिंह का कैरेक्टर था उसको खैनी चबाते हुए अपने डायलॉग बोलने थे। अब अमजद तो खैनी खाते नहीं थे, लेकिन कैरेक्टर के लिए बेचारे खा भी रहे थे और खैनी चबाते चबाते जब उन्हें बोलना पड़ता था, कभी खैनी चबाते रह जाते थे, कभी अपना डायलॉग भूल जाते थे, यानी कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही थी और इस बीच उनकी डायलॉग डिलीवरी भी थोड़ी सी कमजोर पड़ती जा रही थी। हालांकि वो बहुत मेहनत कर रहे थे। अब सेट पर फिर से बात होने लगी कि इस लड़के की आवाज में दम नहीं है, ये नहीं कर पाएगा इस रोल को। बात उड़ते उड़ते सलीम जावेद तक भी पहुंच गई। अब क्योंकि सलीम जावेद ने ही अमजद को इस रोल के लिए रिकमेंड किया था तो उन्हें बहुत बुरा भी लगा और उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से रमेश तिप्पी साहब की इस फिल्म में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये लड़का अपना काम ठीक से कर ही ना पाए। वो रमेश तिप्पी साहब के पास गए और कहने लगे कि अगर आपको अमजद का काम ठीक नहीं लग रहा है तो अभी भी वक्त है, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन तब तक रमेश तिप्पी साहब अमजद के अभिनय से प्रभावित हो चुके थे। वो समझ चुके थे कि थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा काम करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये रोल ये लड़का अमजद ही प्ले करेगा। फिल्म की जब थोड़ी बहुत शूटिंग हो चुकी थी तो कुछ रशियंस लेकर रमेश तिप्पी मुंबई पहुंचे और अपने कुछ दोस्तों और इंडस्ट्री के लोगों को फिल्म के रशियंस दिखाए। पहले कमेंट नेगेटिव मिले, सबको लगा कि गब्बर के रोल के लिए ये लड़का ठीक नहीं है, इसकी आवाज में दम नहीं है, गब्बर सिंह जैसे डाकू की आवाज जरा दमदार होनी चाहिए। सलीम जावेद एक बार फिर से उनसे कहने लगे कि ऐसा है तो बदल दीजिए इस लड़के को, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन रमेश तिप्पी साहब ने कहा कि अब जो होगा देखा जाएगा, गब्बर का रोल तो अमजद ही करेगा। खैर ये सारी बातें
अमजद खान तक भी पहुंच रही थी कि सलीम जावेद मैनिपुलेट कर रहे हैं उनको फिल्म से निकलवाने के लिए। उन्हें बहुत बुरा लगा कि मुझे तो इन्होंने ही रिकमेंड किया था, खुद मेरे घर तक चल के आए थे और मुझे कहा था कि इस फिल्म के लिए ऑडिशन दो। मैंने स्क्रीन टेस्ट पास किया, मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसके बावजूद ये दोनों मुझे निकलवाने पर तुले हुए हैं। इस बात को उन्होंने दिल पर ले लिया और कसम खाई कि मैं इस फिल्म के बाद सलीम जावेद के साथ कभी काम नहीं करूंगा। फिल्म जब पूरी बन गई थी तो उसके बाद भी जब रमेश सिप्पी साहब ने फिल्म क्रिटिक्स को फिल्म दिखाई तो उन्हें फिल्म ज़्यादा पसंद नहीं आई। इसके जो पहले कमेंट्स थे वो नेगेटिव मिले उन्हें और सभी को ये लगा कि अमजद खान की आवाज़ में दम नहीं है। अब तो रमेश सिप्पी साहब भी सोचने लगे कि क्या वाकई उन्हें किसी और से अमजद खान के डायलॉग डब करा लेने चाहिए। सलीम जावेद एक बार फिर कहने लगे कि ऐसा है तो कम से कम डबिंग ही किसी और से करा लीजिए, ऐसा ना हो कि डायलॉग लोगों को पसंद ही ना आए, हमने इतनी मेहनत से डायलॉग लिखे हैं। अमजद खान को फिर ये बात पता चली, अब तो उन्हें और बुरा लगा। उन्होंने सोच लिया कि नहीं, अब मैं सलीम जावेद के साथ कभी काम नहीं करूंगा। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी आवाज़ बदलवाना चाहते हैं, मुझे फिल्म से निकलवाना चाहते हैं। खैर, जब फिल्म रिलीज हुई तो बहुत बड़ी हिट हुई। भले ही क्रिटिक्स ने इस फिल्म को पसंद ना किया हो, लेकिन दर्शकों ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया और गब्बर सिंह के तो एक एक डायलॉग जैसे लोगों की जुबान पर चढ़ गए। अरे, जिस आवाज को क्रिटिक्स ने नकार दिया था, फिल्म यूनिट के लोगों ने नकार दिया था, उसी आवाज में बोले गए डायलॉग हर किसी की जुबान पर थे। एक ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर क्रिएट किया जा चुका था जिसका कोई सानी नहीं था और आज तक उसकी बराबरी का कोई विलेनियस कैरेक्टर आ ही नहीं पाया है। आज भी अगर हम किसी डाकू का नाम लेना तो सबसे पहला नाम गब्बर सिंह का ही दिमाग में आता है कि नहीं। लेकिन इसके बावजूद अमजद खान साहब और सलीम जावेद ने दोबारा कभी साथ में काम नहीं किया और ये बहुत दुखद है दोस्तों, क्योंकि अमजद खान जैसे उम्दा अभिनेता अगर सलीम जावेद के डायलॉग दोबारा किसी फिल्म में बोलते तो दोबारा ये कमाल हो सकता था, लेकिन हो नहीं पाया। खैर, क्या कर सकते हैं दोस्तों। आज का ये किस्सा मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा भाई, तभी तो आप तक सभी सूचनाएं समय से पहुंच पाएगी। फिर मिलते हैं एक नए फिल्मी किस्से के साथ। मैं चलती हूँ, नमस्कार।